नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप बहुत प्यार दे रहे हैं लेकिन इस प्यार को बनाए रखिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए ताकि मैं अपनी जो अच्छी बातें हैं वो आप लोगों को और बता सकूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या इस देश में ये संभव होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, क्योंकि जो अंक गणित है वो इसके पक्ष में फिलहाल दिखाई नहीं देता। क्या इस मुद्दे पर कुछ विपक्षी पार्टियों को साथ पाएगी बीजेपी? ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो गया है, तो इस सिलसिले में सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है। इसके बारे में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इसके सदस्य थे, और वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर गहन चर्चा हुई थी। लोकसभा में आज पक्ष में इसके 269 वोट पड़े, 269 वोट पड़े, 269 वोट पड़े, और विपक्ष में 198 वोट पड़े। वोटिंग कराई विपक्ष ने, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आज जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो टेस्ट हो गई नई लोकसभा की। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से यहाँ पर वोटिंग हुई है, और पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े, जिसके आधार पर इस बिल को पेश कर दिया गया। दो आइटम्स हैं, यानी दो संविधान संशोधन बिल है जिसको कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। अब मैं आपको बता दूं, क्या देश में सभी चुनाव एक साथ होंगे? अब सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि लोकसभा का चुनाव और इसके अलावा विधानसभा के चुनाव, ये दोनों चीज़ें हो गई। लोकसभा और विधानसभा ये चुनाव साथ साथ हो, लेकिन इसके साथ भी पंचायती राज के चुनाव साथ हों। शुरुआत के 4 चुनाव एक साथ हुए थे, 1952, 57 के बाद 62 और 67, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला टूट गया था, क्योंकि कई जगहों पर जो है विधानसभा को भंग कर दिया गया था, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार टूटा। 1971 में भी समय से पहले इलेक्शन करा लिए गए थे, तो समय से पहले इलेक्शन करा लेने के चलते ये सिलसिला लगातार टूटता रहा। और फिर उसके बाद जब से गठबंधन की सरकारों का दौर आया, आपने देखा होगा मजबूत मजबूर सरकार के बीच में क्या क्या होता रहा, किस तरह से गठबंधन के जो दल थे वो आपस में मैनेवरिंग करते रहे, आपस में अदला बदली करते रहे, और नए नए गठबंधन बनते रहे। लेकिन अब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली बात है। मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि मजबूर सरकार अब देश की जनता नहीं पेश कर रही है, मजबूत सरकार पेश कर रही है। तो मैं आज आपको पक्ष और विपक्ष में इस बिल के समर्थन में क्या क्या चीज़ें हैं ये बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरा टेक चाहें तो मैं तो यह कहूँगा कि पैसे और संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए, काले धन के प्रवाह को चुनाव में रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें, हम एक ऐसी चुनाव की रोबस्ट प्रणाली डिसाइड करें जिसमें सब एक साथ चुनाव हों। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे में कहीं से अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और सरकार गिर जाती है, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है और सरकार अगर गिर जाती है तो सामने वाला ही दल जो है, जो सरकार गिराने में इंटरेस्ट रखता है, वो एक अल्टरनेटिव सरकार का मॉडल पेश करे, यानी वो खुद विश्वास मत लेने के लायक हो, इस तरह से दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? ऐसा भी नहीं होता है तो वहाँ पर मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन मध्यावधि चुनाव पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे। मैं आपका इसको क्लॉज भी बताता हूँ कि इस क्लॉज के हिसाब से मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मध्यावधि चुनाव होंगे, इसके लिए विधेयक के आर्टिकल 82A, 172 और 327 को शामिल करने के प्रस्ताव हैं। बता दें कि 82A में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान है। इसके अलावा 83 में संसद के सदनों का कार्यकाल का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में ये भी कहा गया है कि आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति ही ऐलान करेंगे कि एक साथ चुनाव कब कराए जाएं। हालांकि जानकारी के मुताबिक 2029 लोकसभा चुनाव से पहले की तरह ही कराया जाएगा, और 2029 के बाद से ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आएगी। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे, जो विधानसभा की भंग अवधि है उसके लिए होंगे। तो अगले रूटीन में भी विधानसभा, जैसे 2.5 साल बाद एक सरकार गिरती है, तो जो अगली सरकार मध्यावधि चुनाव में चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए चुनी जाएगी, और उसके बाद रोटेशन में फिर वो लोकसभा चुनाव के साथ आ जाएंगे।
अब इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है? पक्ष में बहुत तर्क है। पैसा और संसाधन बचेंगे, निसंदेह बचेंगे। इसके अलावा ऐसा चुनाव विकास को गति देगा, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जब पैसे और संसाधन बनेंगे और सरकारें लगातार काम करेंगी तो विकास को एक नई गति मिलेगी। आप समझ सकते हैं, कई बार उपचुनाव के चक्कर में या राज्यों के विधानसभा चुनाव के चक्कर में बार बार आचार संहिता लगती है। उपचुनाव को लेकर भी इसमें क्या स्पष्टता है उसको मैं स्पष्ट करूंगा, क्योंकि उपचुनाव से भी जो विकास की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। इसके अलावा और क्या क्या पक्ष में तर्क हैं और विपक्ष में तर्क, वो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इससे और क्या क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे यहाँ जो चुनाव कराए जाते हैं वो सरकारी कर्मचारियों को, ज़्यादातर प्राइमरी के कर्मचारी या इस तरह के कर्मचारी इन चुनाव की ड्यूटी को निभाते हैं, तो बार बार इनको ड्यूटी नहीं मिलेगी। साल में कई बार चुनाव होते हैं और कई बार अलग अलग जगहों पर ये लोग ड्यूटी करते हैं, और इससे इनका जो मेन काम है, बच्चों टीचर का काम है पढ़ाना, जनसंख्या नहीं कराना, ये काम नहीं है उसका। ना ही उसका ये काम है कि वो वोटिंग की प्रक्रिया में जो सामान्य वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें वो शामिल हो। बार बार चुनाव कराने से कर्मचारियों को होने वाली असुविधा भी बचेगी, जिससे वो अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। यानी बेसिकली जो प्राइमरी उनका काम है वो कर पाएंगे। काला धन और भ्रष्टाचार आप जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में तो लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंसेस को कर्ब किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि उम्मीदवार जो एक्सपेंसेस करता है, जो काले धन का इस्तेमाल करता है, उसको कितनी इफेक्टिवनेस से इलेक्शन कमीशन रोकता है। मैं आपको बता चुका हूं, 4 चुनाव देश में वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए हैं। मैंने आपको साल भी बताए, तो ये ऐसा चीज़ नहीं है जो अचीवेबल गोल ना हो। सरकार यही तर्क दे रही है कि नेहरू जी ने तो एक साथ चुनाव कराए, तब आपको क्यों दिक्कत थी? हाँ, एक चुनाव और जुड़ गया है जो राजीव गांधी ने पंचायती राज अधिनियम के साथ जोड़ा, और इस पंचायती राज अधिनियम के साथ जो है अब तीसरा चुनाव जो है इसके 100 दिन के अंदर हुआ। तो 4 चुनाव होगा इस आधार पे। अभी तक क्या लगता है, देश सिर्फ इलेक्शन की मशीन बन गया है, लेकिन डर किसको है? डर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को है कि कहीं ये वन नेशन वन लीडर वाली बात ना आ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अब सब कुछ सेंटर से हो रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो गया है। भारत का ये डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में जो है लोग सांसद चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं होना चाहिए। जिस तरह से काले धन और पैसों की बर्बादी चुनाव के अंदर होती है वो नहीं होनी चाहिए, और देश को सिर्फ इलेक्शन की मशीन बनाने से रोका जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके पक्ष में 32 पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन पेच क्या है? पेच सबसे बड़ा क्या है? पेच सबसे बड़ा ये है कि ये एक संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक को 543 की जो स्ट्रेंथ वाली संसद है, 543 वाली, उसमें उसको 362 सांसद चाहिए। 362 बहुत बड़ा नंबर है। क्या इतना नंबर एनडीए के पास है? नहीं, एनडीए के पास है 294 का नंबर। कंफर्टेबल मेजोरिटी मार्क है उनका 272 का, लेकिन 294 सांसद एनडीए के पास है। ऐसे में 62 और 62 प्लस 6, 68 एमपीज़ उन्हें और चाहिए। ये 68 एमपीज़ कहाँ से आएंगे? मैंने आपको बताया 32 पॉलिटिकल पार्टियां इसके समर्थन में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्ति इस पूरे मामले में रीजनल पार्टियों को है। उनको लगता है कि उनका रोल कम हो जाएगा या उनका प्रभुत्व कम हो जाएगा। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, डीएमके के टीआर बालू हो, ये तमाम लोग जो है इसका डट कर विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम विरोध कर रही है, वो तो हर सरकार जो भी प्रस्ताव लेकर आती है उसका विरोध कर रही है, और आरोप यही लगाया गया है संसद में कि ये संविधान की एक तरह से हत्या है। ये संविधान की हत्या करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो उस आरोप हमेशा लगता है। हालांकि ये बात दीगर है कि हाल ही में 4 दिन तक संविधान पर बहस हुई, और 4 दिन तक संविधान पर बहस हो रही है, और इस बहस में खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए, गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। तो ये भी बताता है कि देखिए, संविधान हमारा सुरक्षित है, संविधान कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन संविधान ख़त्म हो जाएगा इस चुनाव के आधार पर। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ।
मैं उनसे एग्री करता हूं डिसएग्री करने के लिए। अब इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क है, मैंने बताया आपको, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे ममता बनर्जी की बहुत बड़ी पार्टी है, जैसे अखिलेश यादव की बहुत बड़ी पार्टी है, इनको बेसिकली दिक्कतें होंगी, क्योंकि अगर नेशनल चुनाव के साथ राज्यों का चुनाव होगा तो नेशनल कैंपेन का जो ओवरऑल असर है वो राज्यों पर भी दिखाई देगा। ऐसे में क्या छोटी पार्टियों की सिचुएशन जो है दिक्कत वाली हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। सबने आज व्हिप भी जारी किया था, लेकिन टोटल 198 सांसदों ने आज विपक्ष में वोट पड़ा है। कुछ लोग अनुपस्थित भी थे और बिल को लेने की प्रक्रिया में आपको सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है, लेकिन बिल को पास कराने के लिए आपको 362 सांसद चाहिए। मार्क करिए, 362 सांसद, क्या वो आपको मिल पाएंगे? अब आ जाते हैं कि विपक्ष ने आज वहाँ क्या क्या तर्क दिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को 2-2 लाइन देने के लिए, यानी कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क देने के लिए कहा था, और जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं, जितना भी इंडिया गठबंधन की पार्टी है, सब ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। अब विपक्ष के इस बारे में क्या क्या तर्क हैं? विपक्ष का सबसे पहला तर्क है कि ये संशोधन संघीय ढांचे के खिलाफ है। हमारी सरकार फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर चलती है। मनीष तिवारी ने ये भी कहा कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, इसलिए हमको ये भी देखना होगा कि हमारी जो विविधता है, विविधता भी इन चुनाव के अंदर बनी रहे। जो ये तर्क होता है ना, कि क्या तर्क देते हैं कि भाई अलग अलग चुनाव कराने से चुनाव का खर्चा ज़्यादा आता है, खर्चा कम हो जाएगा। तो इस पर इन तमाम विपक्षी पार्टियों का क्या तर्क है? उनका तर्क ये है कि देश की विविधता को बरकरार रखने के लिए, अगर लोकतंत्र की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए अगर अलग अलग चुनाव भी होते हैं और उनमें जो खर्च होता है, तो देश के लोकतंत्र की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, उसके सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए ज़्यादा खर्च भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये तर्क वो जरूर देते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद 1 नेशन 1 लीडर की तरफ देश को ले जाया जा रहा है। जैसे आपने देखा ना, हाल ही के अंदर जो चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का पूरा गठबंधन होता है, और नरेंद्र मोदी जब जोर लगाते हैं, जिन जिन राज्यों में जोर लगाते हैं, वहाँ से इलेक्शन में बीजेपी को सार्थक परिणाम देखने को मिलते हैं। कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद 2 बड़े राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र, जहाँ फिजा बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, एनडीए ने फिर से वहाँ पर रिमार्केबल जीत दर्ज की है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की क्या 1 नेशन 1 लीडर की तैयारी हो रही है, ये आरोप कई पार्टी के नेता लगा रहे हैं। लेकिन इसमें अब ये साफ हो गया है कि 2029 के चुनाव जो है सामान्य तरीके से होंगे, और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू होगा तो वो 2034 के हिसाब से लागू होगा। तो उसकी क्या तैयारी होगी, उसका क्या रोड मैप होगा, इसको मैं बिल के बाकी पार्ट्स पढ़ने के बाद आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने आपको बताया ना, पैसा और खर्चा, ये लॉजिक दिया जाता है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन से, पैसे और संसाधन बचेंगे। उसके जो अपोजिशन में तर्क है वो ये है कि लोकतंत्र की, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोकतंत्र की मूल भावना को बचाने के लिए पैसे और संसाधन खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ से ही प्रजातंत्र निकला है, हमारे यहाँ से ही गणतंत्र निकला है। ये हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं, ये हमारा पौराणिक इतिहास बताता है, ये हमारे तमाम वेद पुराण और इसके अलावा जो उपनिषद हैं वो बताते हैं। कहाँ से, हमारे यहाँ से ही इन तमाम चीज़ों के जो लोकतंत्र के बेसिक मूल्य हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। तो इसलिए पैसा और संसाधन जितना भी लगे, लोकतंत्र की इसी मूल भावना को बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। उनका ये भी कहना है कि ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। आप सब जगह एक तरह से लोगों को, चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में विविधता है, राज्यों में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश अलग तरीके से बिहेव करता है, उड़ीसा अलग तरीके से बिहेव करता है। इसके ऐसे चुनाव में ये भी तर्क दिए जाते हैं, जैसे मैंने कई बार बीजेपी के नेताओं को बोलते सुना है कि 2014 के चुनाव कितना बड़ा यूफोरिया था नरेंद्र मोदी का, क्लियर मेजॉरिटी अपने बल पे लेके आए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की ताकत नहीं थी। लेकिन उसके साथ ही उड़ीसा के चुनाव हुए, लेकिन उड़ीसा के चुनाव में
बीजेपी नहीं जीती 2014 में, 2019 में भी नहीं जीती, इस बार जीती है। क्यों नहीं जीती? क्योंकि वहां पर तब बीजू पटनायक की पार्टी जो है वो फुल प्रभाव के अंदर थी, फुल फोर्स के अंदर वहां पर काम कर रही थी। तो ये जो तर्क दिया जाता है ना कि भाई राज्यों से इससे इसका मेल जोल हो जाएगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी इसकी काट में यही तथ्य पेश करती है। देश में बड़ी पार्टी का दबदबा बढ़ेगा, ये छोटी पार्टियों का कहना है। क्या ऐसा होगा? एक हद तक तो होगा, इसको मैं भी इनकार नहीं कर सकता। बड़ी पार्टी का दबदबा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक उसका सेंट्रल थीम कैंपेन होगा, एक उसका स्टेट का थीम कैंपेन होगा, और सहयोगी दलों को अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलना होगा। उस वक्त अलायंसेस किस तरह से बनेंगे, क्या इंडिया गठबंधन साथ खड़ा रहेगा, या जैसे हमने दिल्ली में देखा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं हो रहा, जबकि लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ था। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये किस प्रकार से बनती हैं, इसमें क्या होगा, क्या बड़ी पार्टी को फायदा मिलेगा, बड़ी पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा, इसके समर्थन में भी अपने अपने तर्क है, इसके विरोध में भी अपने तर्क है। अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसमें इसके विपक्ष में 15 दल हैं और सभी का ये मानना है कि देश की विविधता को बरकरार रखने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो मैंने आपके इसके समर्थन में भी तर्क दिए, मैंने आपके इसके विरोध में भी तर्क दिए। आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से कितना फ़ायदा देश को होने वाला है या वाकई में नुकसान होगा। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।